ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास सवाल है कि एक रे डायग्राम बनाइए जिसमें आपको रेनबो का फॉर्मेशन बनाना है, ठीक है, और उसमें 3 पॉइंट्स को मार्क करना है उस डायग्राम पे। ए मार्क करिए जहां पे डिस्पर्जन हो रहा होगा लाइट का, बी मार्क करिए जहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और सी मार्क करिए जहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स लाइट अकर्स हो रहा होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम उठा लिया हुआ है आपके लिए। ये रेनबो का फॉर्मेशन का डायग्राम है। होता क्या है, एक सनलाइट होता है जहां से लाइट रेज आती है, उसके बाद जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, बारिश के बाद जो ड्रॉपलेट्स बच जाती है वो एक्ट करता है एज अ प्रिज्म, ठीक है, और वहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर आपको जब वहां से बाहर आती है रेज तो रेनबो देखने को मिलता है। अब इसको क्लोजली व्यू करते हैं और मार्क करते हैं सारे पॉइंट्स को। तो बच्चा समझो, सन के पास से व्हाइट लाइट आती है, ये हमको सबको पता है। जब ये व्हाइट लाइट यहाँ पे इस प्रिज्म से होकर के गुजरती है, रिफ्रैक्ट करती है अंदर, तो इस पॉइंट पे आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट मिलेगा। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब होता है बच्चा स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स देखने को मिल रहा है, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हो रहा है वहां पे। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट वो है, यहां से यहां तक का पॉइंट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। बच्चा प्रिज्म में एक खास बात होती है कि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा सकता है। नॉर्मल जो ऐसे अगर आपके पास लेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है उनके पास क्षमता होती है कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन करवा सकता है, बट प्रिज्म के पास एक केस होता है, वहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और ये कब केस बनता है, जब एक क्रिटिकल एंगल को रीच करता है कोई भी लाइट रेस, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे वो क्रिटिकल एंगल बन रही होगी, जो कि जिसके वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये अंदर ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा। और जब ये लाइट रेज आ रही है बाहर, ये पॉइंट हो गया बी तुम्हारा, ये वाला, और जब ये बाहर आ रही है लाइट रेज, अब यहाँ पे देखो ये अब आ रही है बाहर, ये लाइट रेज बाहर आ रही है, मैंने वापस से रिफ्रैक्शन देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या मार्क कर देंगे, सी, वेयर रिफ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट अकर्स, और ये पॉइंट को हमने बोल दिया सी। यहाँ पे रिफ्रैक्शन वापस से देखने को मिल रहा है, और ये सारे लाइट रेज जो है वो आपको वी से स्टार्ट होकर के आर तक वाला जो है गुच्छा में बंच ऑफ लाइट रेज, बीम ऑफ जो लाइट रेज है वो आ रही है आपको, और रेनबो का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वो मसल्स का नाम बताइए जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमन आई के अंदर, जो कि फोकस कराता है ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे। तो बच्चा ये मसल्स का नाम क्या है, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का काम क्या है, सिलियरी मसल्स का काम क्या है कि जब आपको दूर की ऑब्जेक्ट देखनी होती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखनी पड़ती है, तो ये रिलैक्स हो जाता है और अपने फोकल पावर को कम कर देता है, जिससे आपको दूर की चीजें आसान से देखने को मिल जाती हैं। जब आप नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है, आपको देखना होता है, तो क्या होती है, ये सिलियरी मसल्स आपके आंख के अंदर जो लेंस है उसको दबाता है और बीच में क्या कर देता है, थिक कर देता है, जिससे फोकल पावर बढ़ जाता है और आपको सामने की चीजें अच्छी से दिखती हैं। तो ये रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना, ये क्षमता किसके पास है, सिलियरी मसल्स के पास है, कि वो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और रिलैक्स करवाता है। रिलैक्स के लिए दूर, और जब रिलैक्स कब होगा, जब दूर की चीजें, और कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब सामने की चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन वे, पावर ऑफ एकोमोडेशन टॉपिक के अंदर आप इसको पढ़ते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Draw a labeled ray diagram to show the formation of image due to a concave mirror when an object is placed between its pole and principal focus। तो कौन सा मिरर यूज करना है, कॉनकेव मिरर यूज करना है बच्चा। ये हमारा मिरर है कॉनकेव, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लो तुम्हारा फोकस है, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर है। अब वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो ये पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं। पहला पॉसिबल रे डायग्राम क्या है कि पैरेलल से गया प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास हो जाता है, फोकस से। दूसरा, यहाँ पे ये कंडीशन बन सकता है कि इसको सिस्टम से थोड़ा कट कर दीजिएगा आप। इस वाले हो गया। दूसरा क्या है हमारा, जब सेंटर से पास हो रहा है ये लाइन,
तो देखते हो जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये लाइट रेज इधर और ये लाइट रेज इधर, ये डाइवर्ज होते जा रही है, मतलब ये आपस में मिल नहीं पा रही है। अगर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक इमेज बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये आगे तो मिलने वाला है नहीं, इसको हमको करना क्या होगा, पीछे मिलाना होगा। तो ये इधर आया, ये पीछे कहीं इधर मिला, यहाँ पे बन गया आपका इमेज। तो आपका इमेज कहाँ पे बना, बिहाइंड द मिरर बना। और एक चीज नोटिस करो, इमेज का साइज देख लो, ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा, इमेज का साइज क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो मैग्नीफाइड इमेज बना। बिहाइंड द मिरर बना तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और सीधा बना है तो इरेक्ट बना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, बड़ा बना ऑब्जेक्ट से। और तीसरा क्या है, साइज, तीनों चीज बात कर लिए ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बात कर लिए हम, ऑब्जेक्ट से बड़ा है और बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारे पास हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एन एक्वाटिक फूड चेन विद 4 ट्रॉफिक लेवल, नेम द प्राइमरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन दिस फूड चेन। आपको एक्वाटिक फूड चेन बनाना है 4 ट्रॉफिक लेवल का, जहां पे आपको प्राइमरी और टर्सरी कंज्यूमर्स के बारे में बताना है, उसका नाम लेना है। तो देखो बच्चा, सबसे पहले आता है, अगर एक्वाटिक की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका फाइटो प्लैंक्टन, उसके बाद आता है आपका जू प्लैंक्टन, फिर आएगा स्मॉल फिश, उसके बाद में हम बना देते हैं लार्ज फिश। 1 2 3 और 4। अब यहां पे देखो, समझो, ये है तुम्हारा प्रोड्यूसर। ये होता क्या है सर, तो बच्चा फाइटोप्लैंक्टन जब देख रहे हो कि समुद्री में या झील में एक ब्लैक ग्रीन कलर की एल्गी बनी हुई रहती है, ठीक है, वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑटोट्रॉफिक है, खुद की खाना बनाता है, इसलिए हम इसका नाम रखें प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है ये एक समुद्री जीव है, ठीक है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर मानते हैं हम लोग। ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करता है एक्वायर, मतलब ये दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है खाने के लिए। ये खाता किसको है, फाइटोप्लैंक्टन को, ठीक है। अब जू प्लैंक्टन जो है उसको कौन खाता है, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये आ गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है तुम्हारा, जू प्लैंक्टन, और टर्सरी कंज्यूमर कौन है, लार्ज फिश। ओके, ये ऑटोट्रॉफिक, ये हेटरोट्रॉफिक, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म और ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ प्लांट हैविंग ब्लू कलर्ड फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट हैविंग व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स, ठीक है। नेम द टर्म यूज्ड फॉर द ट्रेट व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन द F1 जनरेशन, गिव इट्स जीन कॉम्बिनेशन। If the plant obtained in F1 generation are self-pollinated, write the percentage of 1 plants with flowers of blue colors and 2 plants with flowers of white colors in F2 generation. What did the appearance of the plant with white colors flowers in the F2 generation indicates? देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको मेंडल्स का लॉ पढ़ना होगा, ठीक है। मैंने एक डायग्राम मैंने पहले से बना रखा हुआ है, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड लेके जाएं। ओके, यहाँ पे देखो, मेंडल साहब ने 3 लॉ दिए हुए थे, ये बेसिकली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है, उसमें आपको मुख्तलिफ इस क्वेश्चन के लिए पढ़ना है मेंडल्स लॉ। अब मेंडल साहब ने 3 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझते तीनों चीजों को, तो बच्चा समझो, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर 2 प्लांट्स को आपस में जब आप ब्रीड करा रहे हो, जहां पे एक पौधा आपका टॉल है और दूसरा पौधा आपका क्या है, शॉर्ट है, तो आप देखने को मिलेगा आपको कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर है, चाहे टॉल या शॉर्ट, जो कि डोमिनेंट होगा, और एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो कि रिसेसिव होगा। डोमिनेंट का मतलब कि अगर वो अगर लड़ेगा तो जीतेगा। अगर मान लो एक बहुत मजबूत हट्टा कट्टा बंदा है, वो किसी कमजोर लोगों से लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये हट्टा कट्टा ही जीतेगा। तो ये जो है, टॉलनेस में टॉल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और शॉर्ट वाला कैरेक्टर रिसेसिव होता है। तो जब ये आपस में ब्रीड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा पॉसिबिलिटी मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉल कैरेक्टर ही बन के निकलेंगे, बड़ा वाला ही आएगा आपके पास। लेकिन
यहां तो हुआ आपका डोमिनेंस, जहां पे आपको सारे फिनोटाइप्स में कैसा मिलेगा, टॉल। फिनोटाइप का मतलब होता है बच्चा फिजिकल डिस्प्ले, और जीनोटाइप का मतलब उसके पीछे की कोडिंग, है ना, जीन की कोडिंग क्या होती है। अब दूसरा, ये तो फर्स्ट जनरेशन हुआ, ये माता पिता थे, उनका बच्चा सारा देखे के टॉल हुआ, ठीक है। अब यहां पे आता है कि सर वो जो छोटा वाला था, जो रिसेसिव था, वो गया कहां। तो बच्चा वो जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके बच्चे के अंदर है, बट वो हिडन वे में छुपा हुआ है। तो सर बाहर कब आएगा, बाहर तब आएगा जब वो उसका जो बच्चा है वो सेल्फ पॉलिनेट करेगा, खुद से ही ब्रीड कराएगा। तो जब ये खुद से ही ब्रीड कराएगा, ये खुद के टाइप के ही लोगों से ब्रीड करेगा, तो आपको देखने को मिलेगा 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज। एक ये बड़ा वाला, बड़ा टी, टॉल वाला कैरेक्टर, शॉर्ट वाला कैरेक्टर और मिक्स्ड कैरेक्टर। हालांकि यहां पे जब आप फिनोटाइप देखोगे, देखने को मिलेगा आपको कि 3 आपको टॉल देखने को मिलेगा और 1 आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। मेरा यहां पे मतलब इस शॉर्ट वाले से है, क्योंकि ये मुझे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, मेंडल साहब ने कहा कि जब ये जो टॉल और शॉर्ट आपस में मिले थे और आपको फिनोटाइप में टॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन जीनोटाइप में दोनों देखने को मिल रहा था, बड़ा वाला कैरेक्टर भी और छोटा वाला कैरेक्टर भी। सवाल यह था कि छोटा वाला गया कहां। तो छोटा वाला सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उजागर हो जाता है। मेंडल साहब ने कहा है कि जब आप सेकेंड जनरेशन में जाओगे और सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो छोटा वाला भी उभर के आएगा, ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएगा, वो उसके अंदर है, मौजूद है, जो कि सेकेंड जनरेशन के अंदर उजागर हो जाएगा। तो देखो ये उजागर हो गया, शॉर्ट कैरेक्टर आपको देखने को मिल गया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसी टाइप का सेम चीज उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मैं अपने थर्ड लॉ ऑफ में बताया था। थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने बोला कि अगर एक साथ आप 2 कैरेक्टर को उठाओगे, जैसे लंबा मतलब टॉलनेस को और आपके फेयरनेस को मतलब गोरा या काला, तो जब ये दोनों कैरेक्टर को एक साथ उठाओगे तो आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। मतलब सारे कैरेक्टर्स जो है रिकंबाइन करके नए नए कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे और सारे लोग जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। समझ में नहीं आया? समझ में आएगा अभी। देखो जैसे मान लो आपने ऐसा पौधा लिया जो कि राउंड शेप का था और येलो कलर का था, 2 कैरेक्टर हो गया, राउंड और एक येलो। दूसरा उसको ब्रीड कराया हमने रिंकल्ड और ग्रीन वाले से, मतलब 2 कैरेक्टर को हम लोग क्या करा रहे हैं, ब्रीड करा रहे हैं। तो आपको पहले वाले जनरेशन में देखने को मिलेगा कि राउंड और येलो जो है वो डोमिनेंस शो कर रहे हैं। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में हमेशा वही आपको मिलेगा जो कि डोमिनेंट हो, मजबूत हो। तो इन दोनों में हमने माना कि डोमिनेंट ये था, तभी जाकर के आपको फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिला डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो था, जो डोमिनेंट था वो बाहर आ गया। बट अकॉर्डिंग टू मेंडल्स सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उन्होंने क्या बोला कि वो छुपता है, बस आएगा बाहर कब, सेकेंड जनरेशन में। अब यहां पे देखो इस जगह पे चूंकि हमने 2 कैरेक्टर को लिया हुआ है, इसलिए हम यहां सेग्रीगेशन की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक अगर कैरेक्टर को उठाओगे तो सेग्रीगेशन, 2 कैरेक्टर को एक साथ उठाओगे तो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पे देखने को क्या मिलता है, ये जब आप पुनेट स्क्वायर बनाओगे, ये पनेट स्क्वायर है, मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चा आपने क्लास में इसको पढ़ रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं पूरी लेक्चर बनाऊंगा ना तो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो मैं सीधा सीधा आपको समझाता हूं। तो आप देखोगे अपने, जब आप बनाए होगे पनेट स्क्वायर, तो आपको देखने को मिला होगा कि आपको राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल गई। आपने तो लिया था राउंड और येलो और ग्रीन और रिंकल्ड देखने को मिला था ना, राउंड येलो और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन आपने लिया हुआ था। लेकिन जब आपने इसको सेकेंड जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेट कराया, मतलब इसको आपस में ही पॉलिनेशन करवाया, तो आपको राउंड येलो के साथ साथ राउंड ग्रीन भी देखने को मिला और रिंकल्ड ग्रीन के साथ रिंकल्ड येलो भी देखने को मिला। मतलब नए आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल गए। तो इसका मतलब यह है कि सारे कैरेक्टर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया हुआ है। सर ये कब कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुआ है, जब आपको ये दोनों कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते। ये दोनों देखने को अगर नहीं मिलता आपको, तो आप कह सकते थे कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुआ है। लेकिन आपको नए नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिले, अलग अलग कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला, दैट प्रूव्स कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ है। समझ में आया?
इसी को अगर सिंगल कैरेक्टर के साथ बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे कि जो छोटा था वो छुपता नहीं है, वो उजागर होता है। लेकिन कब, सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में अगर एक एक कैरेक्टर लोगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दो लोगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कहने का मतलब है कि भैया फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंस होता है, सेकेंड जनरेशन में सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलता है। सर पीछे स्लाइड लेके आइए, अपने सवाल पे आते हैं। उन्होंने बोला है कि ब्लू और प्लांट हैविंग कलर्ड फ्लावर्स बीबी इज क्रॉस विद अ प्लांट हैविंग व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स। तो मतलब ब्लू कलर को व्हाइट कलर के साथ हमने क्या किया है, ब्रीड कराया है, क्रॉस कराया है। तो बच्चा यहाँ पे चूंकि बीबी और स्मॉल बी है, एक चीज है कि पहचानने का तरीका कि डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। तो जो बड़ा कैपिटल से लिखा होगा वो डोमिनेंट होगा और स्मॉल लेटर से क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो आप ये कहोगे कि ये वाला डोमिनेंट है, जब ये दोनों क्रॉस होगा तो आपको 4 बार ऐसा देखने को तो मिलेगा, 4 पॉसिबिलिटीज ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा इसका जब फिनोटाइप देखोगे, फिजिकल डिस्प्ले देखोगे, तो वो हमेशा ब्लू कलर ही मिलेगा फर्स्ट जनरेशन में। तो यहां पे देखो फर्स्ट जनरेशन की बात करी गई है कि नेम द टर्म यूज फॉर द ट्रेट विच इज ऑब्जर्व्ड इन द F1 जनरेशन, गिव इट्स जीन कॉम्बिनेशन। तो जीन कॉम्बिनेशन मैंने बताया बीबी, ये 4 बार मिलेगा आपको। कहां से मिला, यहां से ये आया, ये दोनों से ये बना। अब टर्म क्या होगा, टर्म होगा डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, ये आपका टर्म होगा। ठीक है, F1 जनरेशन में जीन कॉम्बिनेशन ये हुआ। If the plant obtained in F1 generation are self-pollinated, write the percentage of plant with flowers of blue color and second plants with flowers of white color। तो देखो ये हमेशा हर बार, थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ाएंगे। हाँ, यहां पे अगर हम मान लीजिए इनको सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं, बी को बी के साथ सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, तो देखो क्या मिलेगा आपको देखने को कि आपको एक बार ये इससे मिल जाएगा और ये एक बार इससे मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, बड़ा बी और छोटा बी। फिर ये वाला इससे मिलेगा एक बार, तो क्या होगा, बड़ा बी छोटा बी, और फिर यही इससे मिलेगा तो छोटा बी। तो ये आपका जीनोटाइप हुआ। 4 लोग मिलेंगे, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा बी छोटा बी और छोटा बी। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये 4 टाइप के। अब ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप मतलब कोडिंग्स, ये कोडिंग है। कोडिंग के हिसाब से बात करें तो ये वाला 1 है इस 2, ये वाला 2 है 2:2, ये वाला 1 है। ये आपकी रेशियो बन रही है। लेकिन अगर फिनोटाइप बात करें तो आप देखोगे एक ब्लू, 2 ब्लू, 3 ब्लू। ये 3 ब्लू क्यों बोल दिया हमने, क्योंकि इनके पास क्या है, बी है। तो जब भी बड़ा बी रहेगा छोटा बी के साथ तो बड़ा बी ही हावी होगा। तो ये और ये ब्लू ही देंगे और ये तो ब्लू देगा ही। तो 3 आपको ब्लू देखने को मिलेगा, ब्लू कलर वाला, और एक क्या मिलेगा, व्हाइट, क्योंकि उसमें सिर्फ उसमें क्या है, सब छोटा ही है ना, तो एक व्हाइट। तो हम कहेंगे कि ब्लू की परसेंटेज कितनी है, 75%, और इसकी परसेंटेज कितनी है, 25%। सर प्लस स्लाइड पीछे कर दें। हाँ, तो ब्लू कलर की 75% और व्हाइट कलर की 25%। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट डिड द रीअपीयरेंस ऑफ प्लांट्स विथ व्हाइट कलर फ्लावर्स इन F2 जनरेशन इंडिकेट्स। वापस लेके जाएं उसी स्लाइड पे। तो हमने पढ़ा था, हमको बोल रहा है कि ये अचानक से ये व्हाइट कलर का फ्लावर रीअपीयर हुआ F2 जनरेशन में, ये क्या शो कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है मेंडल साहब की प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, डोमिनेंस पढ़ा, सेग्रीगेशन पढ़ा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा ना। तो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि वो छुपता नहीं है, वो छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है। क्योंकि ये रिसेसिव है, ये फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखता, लेकिन उसके पास होता है, राइट। तो वो बता रहा है कि ये मेंडल साहब का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसके वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर रहता है तो हम क्या बोलते हैं, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।